नमस्कार। पूरब टाइम्स की पेशकश एक मुलाकात आपके साथ में आपका फिर से स्वागत है। हमने इसमें ऐसे अनेक हस्तियों के साक्षात्कार लिए जो आम से खास बने अपनी मेहनत, लगन और अपनी विशिष्टता के कारण। आज हम ऐसे ही एक व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात कराते हैं जो कि इस अंचल के जाने माने स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं और उनकी खासियत के बारे में आज आपको पता लगने वाला है। नमस्कार हरीश पुरोहित जी, आपका स्वागत है। हरीश जी, आप ये बताइए कि जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है वो क्या चीज है और उसका बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर में क्या महत्व है? स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एक एडवांस ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग की, जिसमें मेनली हम डील करते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस और डिजाइन से। जैसे बिल्डिंग्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बिल्डिंग्स हैं, जैसे ब्रिजेस हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स हैं। जो मेन गोल रहता है स्ट्रक्चर डिजाइन का वो ये रहता है कि हम स्ट्रक्चर डिजाइन के द्वारा ये इंश्योर करते हैं कि बिल्डिंग सेफ रहे और उसमें जो भी बिल्डिंग की लाइफ स्पान पे जो भी डिफरेंट डिफरेंट लोड्स जो बिल्डिंग फेस करती है, जैसे अर्थक्वेक है, ग्रेविटी लोड्स हैं, विंड प्रेशर्स है, अगेंस्ट ऑल दिस लोड्स बिल्डिंग रिमेन सेफ एंड स्टेबल। तो आजकल जो है वो एक चीज और बहुत पेपरों में आ रही है और जब बिल्डिंग्स और ब्रिजेस कोलैप्स हो रहे हैं तो वो बोला जा रहा है, वो बात है स्ट्रक्चरल ऑडिट के बारे में। तो ये स्ट्रक्चरल ऑडिट क्या है, कैसे करते हैं और क्यों आवश्यक है? स्ट्रक्चरल ऑडिट क्या है कि बेसिकली एक कंप्रहेंसिव हेल्थ चेकिंग है बिल्डिंग्स का। जैसे कि आप देखते हैं कि एक आदमी जब 50 साल से उम्र उसकी ज्यादा हो जाती है, तरह तरह की बीमारियां उसको घेर लेती हैं और उसके लिए उसको अपना हेल्थ चेकअप कराना पड़ता है। वैसे ही सेम बिल्डिंग्स के साथ भी होता है कि समय के साथ साथ जब बिल्डिंग 20 या 25 साल पुरानी बिल्डिंग हो जाती है, उस समय बिल्डिंग्स में बहुत सारे डिफेक्ट्स आ जाते हैं। डिफेक्ट्स आने के बहुत सारे कारण होते हैं कि जैसे बिल्डिंग, सपोज कीजिए मैंने रेसिडेंशियल बिल्डिंग डिजाइन किया है, लेकिन फ्यूचर में उसको लोग एज ए गोडाउन जैसा यूज करने लगते हैं, जिसमें कि लोड्स उनको बढ़ा देते हैं। तो इन्हीं सब वजह से और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के कारण भी बिल्डिंग्स में स्ट्रेसेस आ जाती हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। तो हम स्ट्रक्चर ऑडिट के द्वारा टोटल असेसमेंट करते हैं बिल्डिंग्स का, उसके डिफेक्ट्स के लिए। तो ये बताइए कि क्या ब्रिजेस का भी होता है, क्या इंडस्ट्रीज का भी होता है, क्या इरिगेशन स्ट्रक्चर्स का भी होता है, सबका होता है? यस, जो भी आरसीसी बिल्डिंग्स हैं सभी का स्ट्रक्चरल ऑडिट होता है और स्ट्रक्चरल ऑडिट में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स और मटेरियल्स को यूज करते हैं। तो आप ये बताएंगे कि ये जो स्ट्रक्चरल ऑडिट करते हैं, स्ट्रक्चरल ऑडिट किस प्रकार से किया जाता है, डिफरेंट विधियां क्या है और किन इक्विपमेंट का आप उपयोग करते हैं? जैसे मैंने पहले बताया आपको कि स्ट्रक्चरल ऑडिट डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स रहती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को किसी बिल्डिंग का या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स का और स्ट्रक्चरल ऑडिट करना है, तो सबसे पहले उसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। पहला रहता है उसका विजुअल इंस्पेक्शन। तो विजुअल इंस्पेक्शन के द्वारा हम बिल्डिंग्स को अंदर और बाहर से उसको चेक करते हैं। उसके जहां पर भी हमको उसकी स्ट्रेसेस या क्रैक्स नजर आते हैं वहां उनके फोटोग्राफ्स लेते हैं और फोटोग्राफ्स लेने के बाद हम बिल्डिंग को डायग्नोस करते हैं कि ये जो क्रैक्स आए हैं या बिल्डिंग में जो डिटोरेशन हुआ है वो किस कारण से हुआ है। वैसे हम उसको उसकी वजह से चेक करते हैं। दूसरा, अगर सपोज कीजिएगा कि बिल्डिंग में क्रैक्स हैं, सीवियर क्रैक्स हैं, तो जो सेकंड मेथड है जो हम यूज करते हैं वो है एनडीटी। इसका मतलब होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। जी जी। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि बिना बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाए हुए बिल्डिंग की क्वालिटी और उसकी स्ट्रेंथ को असेस करना। तो स्ट्रक्चरल ऑडिट की जो डिफरेंट मेथड्स रहती हैं स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के लिए, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स रहते हैं जिनको कि हम यूज करते हुए बिल्डिंग्स की क्वालिटी को असेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको सपोज कीजिएगा कि कॉलम की स्ट्रेंथ को चेक करना है, तो हमारे पास एक इक्विपमेंट है जिसको हम रीबाउंड हैमर बोलते हैं। तो रीबाउंड हैमर से हम उसके स्ट्रेंथ को, कॉलम की स्ट्रेंथ को या बीम की स्ट्रेंथ को चेक किया जाता है, जिससे कि हम उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हम फाइंड आउट करते हैं। दूसरी मेथड है कि अगर हमको कंक्रीट की इंटीग्रिटी को चेक करना है,
जी। या कंक्रीट की होमोजेनिटी को चेक करना है, तो उसके लिए हमारे पास यूपीवी का इक्विपमेंट है, जिसको कि हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड पल्स वेलोसिटी टेस्ट बोलते हैं। जी। उसमें दो प्रोब्स रहते हैं, जिससे कि एक से हम साउंड वेव्स कंक्रीट के अंदर प्रोपोगेट करते हैं, और दूसरा एक रिसीवर रहता है जिससे कि हम उसको रिसीव करते हैं। जी। ऐसा करने से हम उसकी जो स्पीड रहती है वो कैलकुलेट करते हैं किलोमीटर पर सेकंड में। अगर स्पीड किसी कंक्रीट स्ट्रक्चर के अंदर 4 किलोमीटर या 4 किलोमीटर पर सेंटीमीटर 4 किलोमीटर पर सेकंड से अगर ज्यादा आती है, तो हम ये मानते हैं कि कंक्रीट सेफ है एंड साउंड है। अगर ये सपोज कीजिएगा कि 3 और 4 के बीच में स्पीड आती है जी, तो कंक्रीट गुड क्वालिटी की कंक्रीट रहती है, और अगर यही स्पीड 3 के नीचे आती है तो ये माना जाता है कि कंक्रीट में कहीं अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं क्रैक्स हैं और कहीं वॉइड्स हैं। उसके बाद में बिल्डिंग्स को चेक करने के लिए कोरोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जिसके लिए हम हाफ सेल पोटेंशियल टेस्ट जो रहती है वो यूज करते हैं, जिसमें कि एक कैथोड रहता है और एक एनोड रहता है, एक फोंटाना रहता है जिसमें कार्बन सल्फेट भरा हुआ रहता है। जी। जी। और उसमें हम वोल्ट मीटर से करंट को मेजर करते हैं। जी हाँ। और अगर सपोज कीजिएगा करंट जो है वो 200 मिली वोल्ट से ज्यादा दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि कंक्रीट के अंदर कोरोजन है। तो वैसे हम कोरोजन को आइडेंटिफाई करते हैं और उसी के हिसाब से उसकी रिपेयरिंग करते हैं। कई बार क्या होता है, पुराने स्ट्रक्चर्स में हमारे पास ड्राइंग्स भी नहीं रहती हैं, और हमको ये नहीं मालूम रहता है कि अंदर कौन सा कितने डाया का स्टील है जी। और कवर जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर डिजाइन में और स्ट्रक्चरल ऑडिट में, वो भी कवर भी हमको नहीं मालूम रहता है। जी हाँ। तो उसके लिए हम एक बॉश का एक कवर मीटर जो रहता है इसको हम यूज करते हैं। जी। जी। इससे हम कंक्रीट का कवर और साथ साथ स्टील की स्पेसिंग और स्टील का जो डायमीटर है वो फाइंड आउट करते हैं, जो कि स्ट्रक्चर डिजाइन और स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। जी, तो आप ये बताइए, जैसे आपने स्ट्रक्चरल ऑडिट किया और कोई स्ट्रक्चर जो है वो अनसेफ हो गया, तो क्या क्या डिफरेंट मेथड हैं कि जिससे उस स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जाता है, या आप डिसीजन लेते हैं कि स्ट्रक्चर को डिमोलिश किया जाए? स्ट्रक्चरल ऑडिट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स के लिए मेथड डिफरेंट डिफरेंट रहती हैं, तो स्ट्रक्चर रिपेयरिंग की भी मेथड्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रहती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे किसी कॉलम की स्ट्रेंथनिंग करनी है तो वो हम या तो स्टील की प्लेट से करते हैं जी। जिसको कि हम या तो वेल्डेड करते हैं या उसको फास्टर से उसको टाइट कर देते हैं जी। जो स्ट्रेस की जगह रहती है। दूसरा, अगर हमको कॉलम की कैपेसिटी को बढ़ाना है तो उसके लिए हम कॉलम की जैकेटिंग करते हैं। जी। और जैकेटिंग करने से कॉलम का साइज और स्टील दोनों को हम इंक्रीज कर देते हैं, और वैसा करने के बाद में हम कॉलम की कैरिंग कैपेसिटी जो रहती है, लोड कैरिंग कैपेसिटी, उसको इनहेंस कर देते हैं। जी। जी। थर्ड क्या रहता है कि कई बार बिल्डिंग्स जो है, जैसे स्पेशली बीम्स जो हैं, वो फ्लेक्चर स्ट्रेंथ में जो बेंडिंग स्ट्रेस में फेल होती हैं। जी। जैसे कि आपको मालूम होगा कि कंक्रीट जो रहती है वो स्टील और आरसीसी जो रहता है वो कंक्रीट और स्टील से दोनों को कॉम्बिनेशन रहता है। जी हाँ। और इसी क्योंकि स्टील जो रहता है वो टेंशन में उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है और कंक्रीट का कंप्रेशन में स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है। जब इन दोनों मटेरियल को हम यूज करते हैं तो हमको दोनों के एडवांटेजेस मिलते हैं। अगर हमको यूपीवी मेथड से ये मालूम पड़ता है कि कॉलम के अंदर या बीम्स के अंदर कंक्रीट सब्सट्रेट के वॉइड्स हैं, तो उसको हम इंजेक्शन से ग्राउटिंग करते हैं या अपॉक्सी ग्राउट करते हैं। ग्राउटिंग दो टाइप की होती है, एक सीमेंटिशियस ग्राउटिंग होती है और दूसरी अपॉक्सी ग्राउटिंग होती है। जी। तो दोनों से हम उसकी इंटरनल जो स्ट्रेंथ रहती है उसको इनहेंस कर दिया जाता है। जी। और इसके अलावा जो कार्बन फाइबर रैपिंग है, जी। कार्बन फाइबर रैपिंग से भी जहां फ्लेक्चर स्ट्रेंथ रहती है, जहां बेंडिंग स्ट्रेस रहती है, क्योंकि कार्बन फाइबर जो रहता है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ में काफी मजबूत रहता है, जस्ट लाइक स्टील रहता है। तो हम वहां पर कॉलम्स की अगर स्ट्रेंथ हमको फ्रैक्चर स्ट्रेंथ या बेंडिंग स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो वहां हम कॉलम की रैपिंग करने के बाद में कॉलम को उस लायक बना देते हैं जिससे कि वो ज्यादा स्ट्रेसेस को विदस्टैंड और होल्ड कर सके। जी, एक बात और है कि हम पा रहे हैं कि जैसे कोलकाता में एक ब्रिज गिर गया, बॉम्बे में एक ब्रिज गिर गया, कहीं पर कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो रही है,
तो क्या कोई ऐसा नियम कानून या कहीं पर किसी जगह पर ये स्ट्रक्चरल ऑडिट या स्ट्रक्चरल रिपेयर्स कंपलसरी हैं? यस, बिल्कुल। जैसे कोस्टल एरियाज में बिल्डिंग्स हैं जनरली जहां पर कोरोजन ज्यादा रहता है। फॉर एग्जांपल आप बॉम्बे ले लीजिएगा, तो बॉम्बे का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक्ट है जी। उन्होंने अपना 2008 में, मेरे ख्याल से 2008 में या 9 में उसमें अमेंड किया है जी। उन्होंने एक नई धारा उसमें जोड़ी है, 353B, उस धारा को इंसर्ट किया है जिसमें कि ये मैंडेटरी किया है कि ओवर ए पीरियड ऑफ 20 और 25 ईयर्स के बाद में एक रेगुलर इंटरवल पर उसको स्ट्रक्चर ऑडिट, किसी भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऑडिट कंपलसरी है। और चाहे वो एसोसिएशंस हो, चाहे वो प्राइवेट बिल्डिंग ओनर्स हों और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, उनको ये स्ट्रक्चर ऑडिट मैंडेटरी है और उनको हर 5 साल के अंदर ऑडिट कराने के बाद में ये जो रिपोर्ट्स है ये कमिश्नर को सबमिट करना पड़ती है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वहाँ उसमें पेनल्टी का भी क्लॉजेस हैं। जी। तो आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से विभाग हैं जिनको स्ट्रक्चरल ऑडिट में ध्यान देना चाहिए भविष्य में एक्सीडेंट्स और दूसरी चीजों को के मद्देनजर? मैं सोचता हूं कि जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं, जैसे कि इरिगेशन है, पीडब्ल्यूडी है, सीपीडब्ल्यूडी है, आरडीए है, रायपुर नगर निगम है, रायपुर स्मार्ट सिटी है, हाउसिंग बोर्ड है, ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो बिल्डिंग से रिलेटेड हैं और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जिनका काम है, उन सब लोगों को ये स्ट्रक्चरल ऑडिट कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम फ्यूचर में जो होने वाले खर्चे हैं या जो बहुत ज्यादा कॉस्ट लगने वाली है और लोगों की जहां तक सेफ्टी का सवाल है, इन दोनों से बचा जा सकता है। जी जी। तो ये थे इंजीनियर हरीश पुरोहित जी, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट हैं, स्ट्रक्चरल ऑडिट में एक्सपर्ट हैं। इनकी बात आपने सुनी, इनकी विशिष्टताएं आपने सुनी, और अब ये देखने वाली बात होगी कि गवर्नमेंट की एजेंसीज, प्राइवेट एजेंसीज 20 से 25 साल पुराने जो स्ट्रक्चर वाले हैं वो इस सेफ्टी के लिए किस प्रकार से आगे कदम बढ़ाते हैं। नमस्कार, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी।